सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। हिंदुस्तान को आज क्या याद आया और पाकिस्तानी आज इतने फ़ख्र में क्यों हैं? फैंटास्टिक टी, सरप्राइज डे। अब पाकिस्तानियों का आज सीना बहुत चौड़ा है। ज़ाहिर है पाकिस्तानी एयरफोर्स ने वो कर दिखाया, पाकिस्तानी फ़ौज ने वो कर दिखाया जो हिंदुस्तान कभी सोच नहीं सकता था और आज सोचने के काबिल भी नहीं रहा है। अच्छा, इस आज के दिन की सेलिब्रेशन तो ज़ाहिर सुबह से चल रही है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली कुछ तब्दीलियाँ आ गई हैं। वो तब्दीलियाँ क्या हैं? आखिर ऐसा क्या तय हो गया? 2003 का ऐसा कौन सा मुआहदा था जिसके ऊपर हिंदुस्तान पाकिस्तान की वो मुसलसल जो अमन की पेशकश थी उस पर मान गया है कि अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो LOC पर 500 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, कोई इस तरह का टारगेट नहीं बनाया जाएगा। हिंदुस्तान जो कि मुसलसल पाकिस्तान को मैली नज़रों से देखता रहा है और फिर सरप्राइज डे उसको मिलता रहा है, इतनी बड़ी तब्दीली उसमें आई क्यों है? ये बड़ा सवाल है जिसके ऊपर ब्रिगेडियर गजनफर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। मैं ये तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और सारे पाकिस्तानी बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान ने सरप्राइज डे आज सेलिब्रेट कर रहा है और वो चाय अभिनंदन की नजर आ रही, सब कुछ आ रही है। लेकिन मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे एक मोटी चीज पूछना चाहता हूं कि ये आखिर क्या ऐसा हुआ है कि 2 दिन पहले एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि 2003 का हुआ था, हिंदुस्तान उस पर आके आमदा हो गया है और अब चीजें दोनों ममालिक के दरमियान पुरअमन तौर पर आगे बढ़ रही हैं। क्या ऐसी सोच में तब्दीली आई है हिंदुस्तान की? असल में बात यह है कि इसमें अगर आप इसको तारीखी पस मंजर, रीसेंट तारीख के पस मंजर के हवाले से देखें और ख़ास तौर पर जब से नरेंद्र मोदी ने टेक ओवर किया था उससे लेके आज तक के अगर आप हालात का जायजा लें तो उसमें बात तो यह है कि पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर मैं इसमें बगैर किसी पॉलिटिकल बायसेस के ये कहना चाहूँगा कि इमरान खान के आने के बाद जो एक बहुत बड़ी तब्दीली जो आई है वो ये है कि हमने दुश्मन को दुश्मन कहना शुरू कर दिया है। इसमें कोई दुश्मन नहीं कहा करते थे हम, गोल्डन, अब वो कहते थे कि लफ्जों का मुहिम्मा बना के उसको छुपा के रखते थे। हमें हिम्मत नहीं होती थी कि हम ये कहें कि जो अपना इंडिया जो है वो इन्वॉल्व है, अपना हम यानी खुलकर सामने आ गए। अब हमने उस चीज को दुनिया के सामने पेश किया और सिर्फ पेश नहीं किया, उसको एक्सेप्ट किया, उसको लोगों को, अपनी पब्लिक को भी बताया, दुनिया को बताया और फिर एक उनकी जो शीपिश कार्रवाइयाँ थी, जो उनकी जलालत से भरी कार्रवाइयाँ हैं, पाकिस्तान ने एक डोजियर के जरिए दुनिया को बताया जी, अशारा किया। उसके बाद दुनिया में जो इंटरनेशनल लैब और डिसइंफॉर्मेशन लैब का जो चक्कर आया उसमें बहुत सारी चीजें खुल गई, सारी चीजें। पाकिस्तान की स्टेडफास्टनेस रही है और इस गवर्नमेंट की ये क्रेडिट है, क्योंकि इससे पहले टू से जो नवाज शरीफ के जमाने में तो हम बिके हुए लगते थे कि शायद हमें दफ्तर खारजा कुछ नहीं करा, नवाज शरीफ भी कुछ नहीं बोल रहे। सही बात है। एक दफा नवाज शरीफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा नहीं किया जब वहाँ पे कैजुअलिटीज होती थी, वो ये नहीं कहा कि इंडिया फायरिंग बंद करे। अब हमने उसको, और उसके साथ साथ फौज तो जवाब देती ही थी, फौज तो ईंट का जवाब पत्थर, पत्थर का जवाब ईंट और ईंट का जवाब पत्थर से देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमारी सिविलियन आबादी को टारगेट करते थे, हम उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया करते। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये भी परसों क्या हुआ, क्या है परसों हम जो कहें वो हुआ क्या है? इंडिया क्यों अमन की तरफ आ गया अचानक? क्या हुआ, ऐसा क्या है सीन? जी, वो यही मैं कह रहा हूँ कि एक तो उनको पता चल गया कि पाकिस्तान किसी भी किस्म के प्रेशर में आने को तैयार नहीं है, पहली। दूसरी बात, पाकिस्तान एक राइट ऑफ स्ट्राइक और राइट ऑफ रिटेलिएशन अपने अंदर मेंटेन करता है और उसको वो इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक का जो ड्रामा रचाते रहे हैं उससे पीछे हट गए। को पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक की मेथोडोलॉजी क्या होती है, तो वो मेथोडोलॉजी जो है उसके ऊपर वो बेनकाब हो गया। चौथा, आपको इंडिया की इंटरनल कंपल्शन इतनी ज्यादा हो गई हैं, आपको पता है किसान जो है वो बैठे हुए हैं, 2-2.5 महीने से बैठे हुए हैं।
तीसरी चीज जो है कश्मीर के अंदर जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक है वो कर्फ्यू लगाने के बावजूद कम नहीं हुई है। चौथी चीज चाइना ने जो भड़काया है इंडिया को और जिस तरह उन्होंने उन इलाकों पे जिस इलाकों पे वो कहते थे उसने इंडिया को ये कहने पे मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के अंदर झूठ बोलने में कि चाइनीज ने तो हमारी असल में पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटेजी से समझा दिया, फौज ने और साथ ही सिविल गवर्नमेंट ने समझा दिया और पाकिस्तानी कौम साथ खड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। पाकिस्तान को समझा दिया और वो जो चीज़ साजिशें कर रहा था हिंदुस्तान सारी दुनिया में ना सिर्फ एक्सपोज हुआ है, हो रहा है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो पाकिस्तान की इस अमन की पेशकश की तरफ मुड़े। तो हम इस पर नज़र रखते रहेंगे। लेकिन एक और मामला है कि हम सियासी जमातों को देखते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ जलसे करती हैं, बहुत ख़तरनाक किस्म की तकारीर देखती हैं, मुस्लिम लीग नून की, PTI की, मतलब ऐसी तकारीर होती है इंसान सोचता रह जाए कि पता नहीं अभी लोग क्या करेंगे। सेनेट का ही मामला ले लीजिए तो उस पर पता नहीं कैसी कैसी तकारीर, कैसे कैसे मामला हुए। लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर, पंजाब के अंदर, इतने ज़बरदस्त अंदाज के अंदर इलेक्शन से पहले ही तय हो गया कि सेनेट की सीटें किस किस की कितनी कितनी होंगी। और अभी थोड़ी देर पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फैसल सब्जवारी कह रहे थे, पीपल्स पार्टी के वफ़द जो उनके मरकज़ पर आया, नासिर हुसैन शाह साहब, शर्जील मेमन साहब, उनसे कह रहे थे हम भी चाहते हैं वही फार्मूला हो जाए जैसे पंजाब में हुआ है, सिंध में भी हम आपस में बैठ के तय कर लें किसकी कितनी सीटें। तो सियासी जमातें कितनी समझदार हैं, अवामी मसाइल के ऊपर तो शायद ना बैठें, लेकिन अपनी जो सीट्स हैं वो कितनी कितनी हों उसके ऊपर इतने मज़ेदार अंदाज से आके बैठ जाते हैं। अब पंजाब में हुआ क्या है, इतना ज़बरदस्त मामला हमने देखा कि पैसा चलता है, पैसा चलता है, पैसा चलता है, सेनेट में पैसा चलता है, लेकिन बड़े मज़ेदार अंदाज से पंजाब के अंदर सेटिंग हो गई। सिंध भी ख्वाहिशमंद है कि मामला हो जाए। नौशीन हामिद साहिबा MNA है, PTI की, वो मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं इस पर मुबारकबाद दूँ हमारे सियासी कल्चर को, या हैरान हो जाऊँ कि एक तरफ दोनों सियासी जमातें बड़ी पंजाब की PTI और मुस्लिम लीग नून आपस में एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन जब मामला आता है सेनेट का तो उन्होंने कहा जी आपकी सीटें ही हैं, आप अपनी सीटें ले लें, आपकी सीटें ही हैं, आप अपनी सीटें ले लें, और कोई ज़रूरत ही नहीं है इलेक्शन की, बस पुरअमन तौर पे आगे चलते हैं। ये आवाम इसको क्या समझे? देखें जी, सेनेट का हम सबको पता है कि ये एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला फोरम है जहाँ पर नेशनल असेंबली की या प्रोविंशियल असेंबली की जो सीट्स होती हैं, जिस तनासुब से कोई पार्टी जीती होती है उसी तनासुब से सेनेट के अंदर सीट्स आती हैं। मगर देखने में ये आ रहा था कि पिछली गवर्नमेंट्स में चूँकि जो हमारे लीडरान होते थे और जो उस वक़्त के हुक्मरान होते थे वो एक मंडी लगा दिया करते थे, और वो गलत तरीके से, कि जो कि एक मॉरली गलत चीज़ थी, कि जो एक फॉर्मूला तय है कि जितने MPs हैं उसी हिसाब से आपकी सीट्स आएंगी सूबों के लिए, और जितने MNAs हैं उसी हिसाब से आपकी सेंटर की सीट आएगी। तो यहाँ पर आज ये चीज़ साबित हुई कि अगर आपका लीडर ऑनेस्ट हो और वो इस किस्म की मंडियां लगाने का कायल ना हो, बल्कि इसके खिलाफ एक्शन लेने की उसके अंदर विल भी हो और कैपेसिटी भी हो, तो आपको इसी किस्म की चीज़ें नज़र आएंगी। मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि सेनेट का तो उसूली तौर पे ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, जिसका एक अमली मुजाहरा जो है ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है। और मैं समझती हूँ कि इसका क्रेडिट जो है वो इमरान खान साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने ये अपना मौक़िफ़ पहले दिन रखा था कि हम लोगों ने खरीदो फरोख्त नहीं होने देनी, और उसके ऊपर उन्होंने अपने स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए थे और सबको हदायत भी जारी की गई थी। अच्छा, तो सवाल यह एक पैदा होता है, समझ आ गई थी कि ये मंडी अब नहीं लग सकेगी, तो सारी पार्टीज ने जो है वो जो असल रूह थी, असल जो स्पिरिट होती है सेनेट की, उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है, और ये बहुत खुश आइंद है। और मैं समझती हूँ इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिक्स से करप्शन जो है उसका खात्मा होगा। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट आपने, बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। लेकिन जब हम देखते हैं कि अपनी सीटों का मामला हो, अपने लोगों के बिकने का मामला हो, पैसे लेन देन का मामला हो, तो कितनी ज़बरदस्त संजीदगी का मुजाहरा तमाम सियासी जमातें करती हैं। इनिशिएट किया इमरान खान साहब ने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और सियासी जमातों ने भी इस पॉइंट को समझा और ये हो गया। जब हम आवाम के मसाइल की बात करते हैं, हम महंगाई की बात करते हैं, हम करप्शन की बात करते हैं, हम मिसमैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ये हमारी हुक्मरान जमातें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके ख्याल में क्यों नहीं बैठती कि हम आवाम के मसाइल को हल करने के लिए भी इस तरह का फॉर्मूला निकाल लें? बिल्कुल, देखें जी, हमारी तरफ से तो कोशिश यही है कि सारे लोग मिल के इस चीज़ का सिल्यूशन निकालें, मगर जिन लोगों ने ये प्रॉब्लम्स कॉज की हैं, जिनकी वजह से ये मसाइल बने हैं,
वो इस प्लेटफॉर्म पे कैसे बैठेंगे कि जो असल में इन तमाम चीज़ों का, और इस वक्त मुल्क जिन कर्जों में जकड़ा गया है, मुल्क जिस करप्शन का शिकार है, और जो इस वक्त अवाम की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो जमातें इस चीज़ की जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से आज मुल्क इस नौबत पे पहुंचा हुआ है, मैं समझती हूँ वो इस रिफॉर्म के का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। इसलिए ये हुकूमत के लिए ज़्यादा बड़ा अपहिल टास्क है। अगर ऑपोजिशन भी उसी प्लेटफॉर्म पे आ जाए, उसी पेज पर आ जाए, और मिल के हम लोग जो लेजिस्लेशन, जिस वक्त मैं आपको नेशनल असेंबली की एग्जांपल दे सकती हूँ कि जिन अदारों में इस वक्त हम लोग रिफॉर्म्स, चूँकि मैं हेल्थ को डायरेक्टली डील कर रही हूँ, पार्लिमानी सेक्रेटरी हूँ हेल्थ की, तो हम हेल्थ के अंदर जो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं वो बरस के बिगड़े हुए अदारे जो कि नौशीन साहिबा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, हम एक बहुत ज़बरदस्त सिनेरियो देखते हैं सियासी जमातों की मोहब्बत का, एतमाद का, खुलूस का, जो पंजाब में एक तरफ कैंपेन ये चल रही थी कि कितने पैसे, कितने टिकट, क्या होगा, किसको गाड़ी मिलेगी, इतने करोड़ रुपए का एक सेनेटर बनता है, और एक तरफ सियासी जमातें आपस में बैठ जाती हैं इतनी मोहब्बत से, एहतराम से, और तय कर लेती हैं ये सीटें आपकी, ये सीटें हमारी, और कोई मसला नहीं है, सेट। यानी कि सियासी जमातें अगर चाहें कोई मसला हल करना तो कर सकती हैं। अभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कराची में मिल रहे थे, और फैसल सजवारी साहब ने नासिर शाह साहब के सामने ये कहा कि हम चाहते हैं जो फार्मूला पंजाब में हुआ, सिंध के अंदर भी वो फार्मूला हो जाए, ताकि तय हो जाए किसकी कितनी सीटें हैं। मेरा सवाल ये है सर, आप बहुत सीनियर रहनुमा हैं, सियासतदान हैं, कि जब अवामी मसाइल होते हैं तो ये सियासी जमातें एक साथ बैठ कर क्यों रिजल्ट नहीं देती, और जब अपनी सीटों का मामला होता है कितनी दानिशमंदी से मसले का हल निकाल लेती हैं? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि पंजाब में जो हुआ, जिन दोनों जमातों ने किया है, उनकी उतने ही वोट बनते थे, उतनी ही सीटें बनती थी, जो इलेक्शन लड़ने की सूरत में भी बन सकती थी, और इलेक्शन में अपने अपने कैंडिडेट विड्रा करके उतनी सीटें उन्होंने अगर ले ली है, तो तलखी का माहौल अगर कम हुआ है तो मेरा ख्याल है ये कोई मुनासिब कदम है। लड़ाई लड़ना को बहुत जरूरी अमल नहीं है, यही आप चाहते थे कि तलखी न हो। ठीक है, बहरहाल आप उनसे सवाल जरूर पूछ सकते हैं। मेरी जमात भी अगर वहाँ कोई बात कर रही है, जिसका मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन अगर कोई फार्मूला ऐसा है और जमातों से, और ये को पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसा होता रहा, लेकिन मुझे आप ये फरमाइए कि वो कौन सा कोई एक स्टेप, कोई एक लेजिस्लेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से अवामी फलाह के लिए आई हो और अपोजिशन ने उसको मुस्तरद किया हो, कोई एक आप मुझे बता सके, या जो आपके साथ बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं कि फलां लेजिस्लेशन जो अवामी फलाह की थी और वो अपोजिशन ने ब्लॉक कर दी, मुझे एनलाइटन कर दे तो मैं मशहूर होऊंगा। अच्छा, नहीं, ये तो असल में ये अजीब किस्म का पार्लिमानी सेशन चल रहा है पूरा, ये 2.5 साल जो गुजरे हैं, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान वो हम आएंगी, हम पार्लियामेंट में भी नहीं देखते, पार्लियामेंट के अलावा भी नहीं देखते, हमने कश्मीर वाले मामले पर नहीं देखी, हमने बहुत सारी फैटफ वाले मामले पर नहीं देखी, हमने बहुत सारी चीजों पर नहीं देखी। हम आहंगी अपनी जगह कि वो नहीं है जी, हो सकती नहीं है, क्योंकि अगर हुकूमत की तरफ से हमंगी हुकूमत करती है, अपोजिशन नहीं करती, हम और गालियां दे रही हो हर वक्त, तो उससे हमंगी का माहौल पैदा नहीं होगा। ये पीटीआई की पता नहीं क्यों पॉलिसी थी पहले दिन से कि उन्होंने वजीर आजम साहब से लेके नीचे तक उनके वज़रात, तमाम उनकी जमात, मीडिया, सोशल मीडिया और पार्लियामान में जिस माहौल को खड़ा करना चाहती थी, शायद उसमें वो सक्सेसफुली काम, लेकिन वो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसमें भी कमी है थी, नहीं, वो मुझे बताइए वो कौन सी है जिसपे अगर उन्होंने कहा और अपोजिशन ने कहा कि हम इस पे वोट नहीं करते, कोई एक। नौशीन साहिबा रोशनी डालें, बहुत बड़ा सवाल है कायरा साहब का ये। जी, मैं बिल्कुल, मैं एक नहीं, मैं कई मिसालें दे सकती हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो टेररिज्म के ऊपर और जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो लेजिस्लेशंस हुई थी, जो कि हमें एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हमारे लिए एसेंशियल हैं, क्योंकि हम जब तक उन तमाम शराइत को पूरा नहीं करेंगे, पाकिस्तान जो है वो तो उसके अंदर ऑपोजिशन ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। वो एक हमारी कौमी सलामती के लिए वो चीज़ें थी। कौम ज़ाहिर है कि जब हम उन लिस्टों में से निकलेंगे, हमारे ऊपर से सैंक्शंस कम होंगी, हमारा मुल्क जो है वो एक अमन पसंद मुल्क डिक्लेयर होगा, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी और आवाम को फ़ायदा भी होगा। उसके अंदर जिस तरीके से ऑपोजिशन ने बिहेव किया, मेरा ख्याल है सारी कौम ने देखा, मैं खुद असेंबली में मौजूद थी, इनके रवैये हम लोगों ने देखे कि एक जो कौमी सलामती का मैं कायरा साहब से इस पे पॉइंट ले लेता हूँ। नौशान साहब, कायरा साहब जी, कायरा साहब जी, बड़ा ब्रीफ कमेंट प्लीज। देखिए, उसमें 9 लेजिस्लेशन थी, 9 इश्यूज थे, 9
9 में से 7 इत्तेफाक राय असेंबली से पास और कौमी असेंबली से पास के राय। 2 इश्यूज ऐसे थे जिसपे हुकूमत का मौक़िफ़ और अपोजिशन का मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। उसमें अपोजिशन ने कहा कि हम आपका साथ नहीं देते क्योंकि कुछ लेजिस्लेशन उसमें वो है जिसको गवर्नमेंट कहती है कि ये NRO है, और हम कहते हैं कि ये इस तरह के कानून साजी है जिस तरह दहशतगर्दी के कानून बनाए गए लेकिन बाद में वो सियासी जमातों और सियासी कारकुनों के खिलाफ इस्तेमाल हुए। हमारा क्योंकि माजी का तजर्बा है, वो 2 कानून हमने ब्लॉक किए लेकिन ज्वाइंट सिटिंग में वो पास हो गए। तो वो कौन से जो आपने महंगाई खत्म करने के लिए, बिजली के रेट कम करने के लिए, तेल के रेट कम करने के लिए, रोजगार की फराहमी के लिए, आटे के रेट कम करने के लिए, किसान को सहूलतें देने के लिए, इस मुल्क में तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, आम आदमी का रोजगार बेहतर करने के लिए हमने कानून साजी की हो और उसको रोका हो, तो वो ये तो ज्यादा खतरनाक वाला एंगल है कायरा साहब। इस पे यही तो सारा मसाइल है आवाम के, जिसके ऊपर हर दूसरे दिन रेट बढ़ जाते हैं, महंगाई हो जाती है। नौशीन साहिबा जी, अब रेट कंट्रोल करना तो अब है ना, उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई लेजिस्लेशन प्रपोज किया और हमने उसको अपोज किया हो, बता दें। हाँ नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं हुई। अगर हुई तो नौशीन साहिबा बताएं, अगर डिस्कशन हुआ है तो कायरा साहब का इस पॉइंट पे। नहीं देखिए जी, इस चीज़ों के ऊपर मैं इसमें बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि इन्फ्लेशन इस वक्त एक इशू था, मगर उसमें बतदरीज आप देखें कि वो जो एक सीजनल हमारे फूड आइटम्स के अंदर एक बहुत ज्यादा इंक्रीज आया था, वो ग्रेजुअली चीजें जो है वो सेटलमेंट की तरफ जा रही हैं। अब सब्जियों के रेट, इन तमाम चीजों के रेट, मुझे माफी चाहता हूँ, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, मैं कह रहा हूँ वो कौन सी बात हो रही थी लेजिस्लेशन की, कौन सी ऐसी चीजें की गई लेजिस्लेशन है जिसको हमने ब्लॉक किया हो कि आप ठीक बात है। ऐसी महंगाई से मुतालिक, तेल से मुतालिक, रोजगार से मुतालिक कोई नहीं है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब, सवाल बहुत उम्दा है। नौशीन साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम हैदराबाद का जिक्र करेंगे। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद किस हाल में है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद। 13 साल से सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये हैदराबाद सिंध का दारुल हुकूमत भी रहा है जब कराची कैपिटल हुआ करता था। इन 13 सालों के अंदर सिंध के इस दूसरे बड़े शहर में क्या हुआ है, कितने तरक्याती मंसूबे हुए हैं, 13 साल में कितना पैसा सिंध के इस दूसरे बड़े शहर में लगा है, यहाँ के मसाइल हैं क्या। हम बहुत बार बार बात सुनते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी हम बात सुन रहे थे, बार बार फोकस होता है कि ये सिंध के अंदर बहुत तरक्की हुई है, बहुत काम हुआ है, बहुत पैसा लगा है, सड़कें बन गई हैं, सीवरेज का निज़ाम ठीक है, पीने का पानी मिल रहा है, पार्क्स ठीक हैं, लेकिन ग्राउंड पर सूरत हाल है क्या। वहाँ पे सूरत हाल में एक पैकेज दिखाता हूँ, पैकेज के बाद हमारे जो ब्यूरो हेड हैं इरफान अराइन साहब भी मौजूद होंगे, नदीम अहमद सिद्दीकी साहब जो MP हैं वो भी मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले हैदराबाद की ग्राउंड की सूरत हाल ज़रा देखें, कितने पैसे लगे, सूरत हाल है क्या। बड़ा फैसला पीर की सुबह 9:30 बजे मालूम होगा, फिर पता चलेगा कि सेनेट के जो इलेक्शंस हैं वो किस तरह से होंगे। मैं हैदराबाद वाली स्टोरी में वापस आता हूँ कि जब हम देख रहे होते हैं कि बजट में पैसे रखे गए हैं, शहरों के लिए पैसे रखे गए हैं, फिर हुकूमतें डिमांड करती हैं कि हमें NFC नहीं मिल रहा, लेकिन वो जो फंड उन्हें मिला होता है उस फंड के अंदर क्या काम किया जाता है और किन किन शहरों में किस किस सतह के फंड लगे हैं। आपने रिपोर्ट इससे पहले देखी थी। मैं इरफान अराइन साहब, क्या मजमूई तौर पर 13 साल में हैदराबाद में मोटी मोटी चीजें हुई हैं, क्या कर सकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। जी फैसल साहब, हैदराबाद की ये बदकिस्मती है कि हैदराबाद में 13 साल के दौरान हमें कोई भी बड़ा मंसूबा नजर नहीं आया है। इवन जो परवेज मुशर्रफ दौर में तरक्याती काम हैदराबाद में हुए थे, उनमें जो फ्लाईओवर्स बनने थे उनकी मुरम्मत तक नहीं की गई है। जो बजट मिलता है, 2 हिस्सों में बजट मिलता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और कमेटीज को अलग बजट दिया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को अलग बजट दिया जा रहा है जिसमें ADB है। तो ये टोटल जो बजट हम देख रहे हैं वो बजट 46 अरब रुपए के करीब 13 साल में हैदराबाद शहर को सिंध हुकूमत की जानिब से दिया गया, मगर उसमें जो पैसे खर्च हुए वो ग्राउंड पर हमें कहीं भी नजर नहीं आते हैं। करप्शन कितने अरब रुपए 13 साल में मिले हैदराबाद को, दोबारा बताइएगा इरफान। जी ये 46 अरब 80 लाख रुपए के 80 करोड़ रुपए के करीब जो 46 अरब। जी बिल्कुल। और इस तरह की सूरत हाल में हैदराबाद शहर में वो पैसे भी हमें लगते हुए कहीं नजर नहीं आए।
लास्ट जो काम हुआ था वो परवेज मुशर्रफ दौर में हुआ। उसके बाद से जब से जमहूरी हुकूमत का क़याम अमल में आया, पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई, आज तक हैदराबाद शहर जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है उसमें अच्छा, कोई चलें मुशर्रफ साहब के दौर का भी आखिरी वाला जो टाइम था वो जमहूरी था, उसमें भी वजीर आज़म थे, असम्बलियाँ थी, तो उसके बाद काम नहीं हुआ। अच्छा, MPA हैं नईम अहमद सिद्दीकी साहब, वो भी मौजूद हैं। नईम साहब, मोटी मोटी चीज़ें हैदराबाद में क्या होनी चाहिए थी जो इन 13 सालों के अंदर नहीं हो सकी, जिस पे तवज्जो नहीं दी गई? आवाज़ नहीं आ रही नदीम सिद्दीकी साहब की। नदीम साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चलें इरफान साहब, जब तक उनकी आवाज़ आती है ये बताइए कि हम अगर मोटी मोटी चीज़ें देखें कि ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। अच्छा, नदीम साहब की आवाज़ आ रही है। नदीम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। नदीम साहब, हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर, 13 साल से इरफान साहब कह रहे हैं वहाँ पे पैसा जो लगा है पता ही नहीं चला, 46 अरब रुपए कहाँ लग गए, मसाइल बहुत ज़्यादा है। मुशर्रफ दौर के बाद हैदराबाद पे काम नहीं हुआ, तो मैं जानना चाह रहा था मोटे मोटे बड़े बड़े मसाइल हैदराबाद के क्या हैं? जी बिल्कुल फैसल भाई, आपने जो एक पैकेज दिखाया उसमें मैं समझता हूँ काफी हद तक नुमाइंदगी हैदराबाद में आपकी बोलने की है। और आपने बताया कि पिछले 13 साल से जो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत में मुसलसल जो यहाँ रही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा तस्हीह करता चलूं कि ये तकरीबन 50 साल से गाय बगाए जो है वो सिंध में हुकूमत करती रही है। और इस वक्त तो कंटिन्यूस जो है वो 13 सालों से उस हुकूमत में है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी हैदराबाद के शहरियों के लिए, हैदराबाद के लोगों के लिए, हैदराबाद के ताजिरों के लिए, हैदराबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कि यहाँ पर जैसे आपके पैकेज में भी दिखाया गया, और मैं चूंकि एज MPA यहाँ पर रोड्स पे होता हूँ और कई दफ़ा जो है हमारे जो मसाइल हैं हैदराबाद के शहरियों के, चाहे वो किसी भी नौइयत के हों, वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ टाइमिंग में हम असम्बली में उठाते रहे हैं। लेकिन कोई यहाँ पर हकीकत में अगर आप पेपरों के अलावा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम अगर 13 साल में कोई काम नहीं हुआ तो इस वक्त मोटे मोटे कौन से काम है, बड़े काम हैदराबाद शहर के? इस वक्त तमाम छोटे और मोटे काम, यानी 13 साल पहले जब अभी आप बताया आपको इरफान साहब ने कि इत्तेफाक से जो परवेज मुशर्रफ साहब की जो गवर्नमेंट है उसके बाद जो यहाँ रोड, रास्ते, पुल, जो भी पानी के पीने की लाइनें या कोई भी काम हुआ ये 13 साल पहले हुआ। उसके बाद से आज तक किसी चीज में भी, किसी मद में भी, चाहे वो रोड हो, सेहत हो, किसी भी किस्म के मामला में काम नहीं हुआ। अच्छा इरफान, ये बताएं कि वो हमें यहाँ इरफान ये बताएं कि मजमूई तौर पर जो पार्लिमानी सेटअप है, कितने MNAs हैं, कितने MPAs हैं, पीपल्स पार्टी के कितने, MQM के कितने, और किसी सियासी जमात के भी हैं, तो टोटल जरा स्ट्रक्चर बताइएगा हैदराबाद का पॉलिटिकल पार्लिमानी। जी, हैदराबाद में जो MQM है उनकी 2 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं और सूबाई असम्बली की नशस्तें 4 हैं। इसी तरीके से MQM पीपल्स पार्टी के पास जो है वो 2 MNAs हैं, 4 उनके MPAs हैं जो कि पूरा एक ज़िला कवर करते हैं। जो जाम खान शोरो हैं वो वज़ीर बल्दियात भी रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन जो हैं वो हैदराबाद के देही इलाके से कामयाब होते हैं। तो ये दोनों बल्दियात के वजीर रहे हैं, दोनों बल्दियात के वजीर रहे हैं। तो बल्दियात के वजीर होने के बाद शर्जील मेमन तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, बड़ा उन्होंने काम वाम किया और वो बहुत बताते रहते, हैदराबाद में बेस करते रहे। तो ये बताइए कि जो पीपल्स पार्टी के वुज़रा हैं या पीपल्स पार्टी के MNA हुकूमत में रहे, वैसे मुत्तहिदा कौमी मुस्लिम मुख्तलिफ पार्ट में हुकूमत में रही है, कितने हजरात हैं जो नैब को मतलूब हैं या नैब से जमानत पे हैं या उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं हैदराबाद के? जी, फिलहाल जाम खान शोरो हैं, शर्जील इनाम मेमन हैं। ये 2 नैब केसेस में जो हैं वो रेफरेंस दाखिल हैं और इनके केसेस जो है नैब में चल रहे हैं। उसके अलावा दीगर जो पीपल्स पार्टी के अमीर अली शाह जामोट हैं वो नहीं हैं, दीगर लोग नहीं हैं जो मेंबरान हैं। सिर्फ ये 2 लोग हैं जिन पर जो वजीर बल्दियात भी रहे, केसेस चल रहे हैं, रेफरेंसेस हैं। शर्जील इनाम मेमन की आपने बात की, शर्जील इनाम मेमन का जो हल्का है टंडोजाम का पूरा दही इलाका है, उनके इलाके में काफ़ी हद तक हमें काम नज़र आया है। देहात हैं उनमें शर्जील एक्टिव रहे हैं, एक्टिव रहते हैं, बल्दियाती मामला में भी एक्टिव रहे। अच्छा नदीम सिद्दीकी साहब, अगर हम 3-4 मोटे बड़े काम कहें कि ये फौरी तौर पर होने चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मिलकर काम कर ले हैदराबाद के, वो कौन से होंगे, क्या करने चाहिए?
हैदराबाद का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, खुसूसी तौर पर रोड जितने भी हैं, चाहे वो अंदरून लतीफाबाद कह लें, अंदरून शहर कह लें, वो सारे के सारे सेवरेज की वजह से तबाह हो चुके हैं। सेवरेज की लाइनें तबाह हो चुकी हैं, तो सेवरेज पे मुकम्मल काम करना है यहाँ पर, और मुकम्मल रोड्स पे काम करना है, और इसमें कोई तफरीक नहीं होनी है। ये कासमाबाद में भी जरूरत है, इसमें शहर में भी जरूरत है, और इसमें लतीफाबाद में भी जरूरत है। इसी तरीके से हमारा जो बहुत बहुत शुक्रिया नदीम सिद्दीकी साहब एंड बुनियादी तौर पर एक हल्का सा फिलर लेना था कि 13 साल से सिंध में हुकूमत है, हैदराबाद दूसरा बड़ा शहर है, सूरत हाल है क्या, और शहरों के बारे में भी बात करेंगे, सिंध के भी और दीगर सूबों के भी बड़े शहरों के अंदर कितना पैसा लगा और कितने लोग नैब के अंदर मतलूब हैं, ग्राउंड पे सूरत हाल है क्या। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग हो क्या रहा है, बड़े बड़े स्कोर बन रहे हैं, लेकिन जीत जो है वो आखिरी ओवर तक नहीं मालूम हो सकता कि किसकी हो रही है। मिर्जा इकबाल बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान सुपर लीग हो रहा है, बड़े जबरदस्त रन्स बन रहे हैं, बहुत शानदार मैच हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम बाद में देखेंगे वो पाकिस्तान टीम के अंदर होंगे। देखिए, सबसे पहले तो रन्स की बात करें अगर फैसल, तो नेशनल स्टेडियम कराची के स्क्वायर पे 8 विकेटें, आज 8वां मैच है और हर रोज नई विकेट पर मैच हो रहा है, क्योंकि विकेट फ्रेश है, विकेट पे बाउंस इवन है, तो बैट्समैनों के लिए मौके हैं। और फिर रात को जो टीम बॉलिंग करती है, बॉलर्स के लिए ओस की वजह से गेंद को थोड़ा सा ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से रन स्कोर हो रहे हैं। और आप देखें कि 7 के 7 मैचेस में जिस टीम ने भी हदफ का ताकुब किया है वो फतह जीत जाती है। जी हाँ, जहां तक आपने बात की फैसल जो यंगस्टर्स की, तो वाकई में अगरचे इस PSL में अब तक ये 8वां मैच है, कोई स्पिनर्स इतने ज्यादा डोमिनेट नहीं कर रहे, लेकिन कुछ नौजवान फास्ट बॉलर सामने आए। शुमाली वजीरिस्तान का मोहम्मद वसीम है फास्ट बॉलर, वो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, उसमें करंट नजर आता है। लाड़काना से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक गांव का फास्ट बॉलर है शाहनवाज, बड़ी तेज गेंदें की है, 145.2 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से, और उसे माहिरीन मुस्तकबिल का वकार यूनुस करार दे रहे हैं। इसी तरह से शुआबी का अरशद इकबाल है फास्ट बॉलर, जहां से जुनेद खान आया है, वो भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। तो कई यंगस्टर्स जो है वो फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं, लेकिन बैटिंग में नहीं, बॉलिंग में आ रहे हैं। बॉलिंग में आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल साहब। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ। असल में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र आ रहे हैं, और बुनियादी तौर पर इंजॉय तो करना ही करना है, लेकिन देखना है कि इसमें से कौन से प्लेयर्स होंगे, कौन से फास्ट बॉलर्स होंगे, कौन से बैट्समैन होंगे जो आइंदा जाकर पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे। लाड़काना का एक तेज़ बॉलर जो कि वकार यूनुस की कॉपी कर रहे हैं, 145 किलोमीटर की रफ्तार से वो गेंद कर रहे हैं, देखते हैं वो पाकिस्तान टीम में जगह बनाएंगे। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।